नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत साधारण सी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम। ये इतनी साधारण बीमारी है कि ज्यादातर लोग इसके लिए खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य इस साधारण सी बीमारी पर वीडियो बनाने का ये है कि आप इतनी साधारण सी बीमारी के लिए ओवर मेडिकेशंस ना करें, खतरनाक ज्यादा केमिकल्स वाली दवाइयां ना यूज करें, इस बीमारी को समझे ताकि आप इस छोटी सी बीमारी के लिए ज्यादा से ज्यादा दवाई ना ले और ओवर मेडिकेशन से बचे। तो ज्यादातर सर्दी जुकाम जो होते हैं वो वायरल होते हैं और इसके लिए दो वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा राइनो वायरस। तो 80% जो कफ एंड कोल्ड होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है और इसकी कंपैरिजन में इन्फ्लुएंजा जो रहता है वो थोड़ा सा हार्श होता है, तबीयत उससे थोड़ी ज्यादा बिगड़ती है और बाकी के जो केसेस रहते हैं 10% या 5% बोल दे वो ही बैक्टीरियल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी कफ एंड कोल्ड जो होते हैं वो वायरल होते हैं, जिसमें कि हम दो वायरस मेन है और उसमें भी सबसे ज्यादा कफ एंड कोल्ड का रीजन होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस से होने वाली सर्दी खांसी को हम कॉमन कोल्ड कहते हैं और इन्फ्लुएंजा से होने वाली सर्दी खांसी को हम इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन या फ्लू कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। राइनो वायरस की करीब 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है और कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए इसका वैक्सीन कारगर नहीं है, क्योंकि आप किस वायरस का वैक्सीन लगाएंगे जब 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इन दोनों के लक्षण की बात करें अगर तो दोनों के लक्षण में भी थोड़ा अंतर है। कॉमन राइनो वायरस के कारण जो कॉमन कोल्ड होता है वो थोड़ा माइल्ड प्रकार का कोल्ड होता है और उसको ही हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, और जबकि इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है उससे जो कफ एंड कोल्ड होता है उसको हम फ्लू बोलते हैं। अब राइनो वायरस के कारण जो होने वाला कॉमन कोल्ड होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें हल्की सी गले में खराश होती है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज चेंज हो जाती है और नाक बंद हो जाती है, कफ छींके आएंगी, पर यहाँ पे आपको खांसी नहीं है और बुखार नहीं है। जबकि आप इन्फ्लुएंजा की यानी कि फ्लू की बात करें तो इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के इन्फेक्शन में हाई फीवर रहेगा, बॉडी पेन भी रहेगा, आपको वीकनेस रहेगा और इन्फ्लुएंजा का जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा तीव्र होते हैं राइनो वायरस के सिम्टम्स के कंपैरिजन में, कॉमन कोल्ड के कंपैरिजन में। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको फीवर आता है ज्यादा और वो अगर बिगड़ता है या कॉम्प्लिकेट होता है तो न्यूमोनिया में भी जा सकता है। और दोनों ही कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन यानी कि फ्लू, इनके कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है या आप एलर्जिक हैं या प्रॉन टू न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है तो आपको निमोनिया, साइनोसाइटिस और फेरेंजाइटिस ये सब सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में हो सकता है अगर बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया तो। इनकी फैलता कैसे है, तो ये हाईली कॉन्टेजियस है, किसी भी कफ कोल्ड या इन्फ्लुएंजा जिसको ऑलरेडी हो चुका है उसके संपर्क में आने पर आपको भी हो सकता है। और ट्रेन में भीड़ ज्यादा होती है, ऐसी भरी हुई ट्रेन में सफर करने से या कोई कहीं चला गया, कोई हाथ रख के चला गया है और आपने वहीं लिफ्ट में हाथ लगाया या कहीं लगाया, तो ऐसे ये एक से दूसरे को स्प्रेड होता है, हाईली कॉन्टेजियस है। तो सबसे बेटर यही होता है कि जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट बाहर जाने के बाद हैंड वॉश करें तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये जितने भी कफ कोल्ड के हमने जैसे बोला कि 80% जो वायरल होते हैं, चाहे वायरस राइनो वायरस हो या इन्फ्लुएंजा हो, तो इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। अभी इनका ट्रीटमेंट में लोग जबकि क्या करने लगते हैं कि ज्यादातर लोग जैसे ही कफ कोल्ड होने लगता है तो एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं।
एंटीबायोटिक का रोल तब होता है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यानी कि आप में कोई न्यूमोकोकल या और भी कोई सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, और तब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो यूजफुल है। जबकि वायरल डिसीजेस जो रहती है वो ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती है और उनका अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर आप 3-4 दिन का जो उनका कोर्स होता है, ज्यादातर 7 से 10 दिन के बीच में कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। तो आप सिम्टोमेटिक दवाइयां लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। बस जबकि लोग कफ और कोल्ड होने पर सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या अमोक्सिसिलिन के पीछे भागते हैं, जबकि उसकी वहां जरूरत नहीं होती है। और बार बार एंटीबायोटिक लेने से बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है। इसलिए वायरल डिसीजेज यानी कि कॉमन कोल्ड में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि आप को अगर गले में खराश है तो आप उसकी दवाई ले, नाक बंद है तो डिकंजेस्टेंट ले, दर्द है बॉडी में तो आप डाइक्लोफिनेक वगैरह ले, और अगर फ्लू हुआ है और फीवर है तो पैरासीटामोल ज्यादा से ज्यादा आप ले। पर इससे ज्यादा दवाइयां का कोई यूज नहीं होता है। तो आप बेटर है कि कफ और कोल्ड हो तो एंटीबायोटिक लेने से बचे। अब कफ कोल्ड होने पर कौन सी मेडिसिन ले, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में सबसे फेमस दवाई है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट 3 चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है क्लोरफेनेरामाइन, देन फिनाइल एफ्रीन और पैरासीटामोल। क्लोरफेनेरामाइन सीपीएम का वर्क क्या है? सीपीएम एक एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक टैबलेट है जो कि वायरस के कारण बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन होती है और जिसके वजह से बार बार चीखे आना, कफ बनना, कफ होना, उसमें ये आराम देती है। देन फिनाइल एफिरीन जो है वो डिकंजेस्टेंट है। डिकंजेस्टेंट मतलब कि कफ की वजह से नाक चोक हो जाना, साइनसेस में कफ जम जाना और सांस लेने में दिक्कत होना, तो इसमें ये यूज होता है। ये स्टफी नोज के लिए बहुत यूजफुल होती है। देन पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का वर्क सबको मालूम है कि ये जो है बुखार में और बॉडी पेन के लिए यूजफुल होती है। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है और बहुत फेमस दवाई है और सॉल्विन कोल्ड नाम से भी मिलती है और रिकोफास्ट प्लस नाम से भी ये मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, ताकि आपको जो कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा से होने वाले सिम्टम्स है उसमें आराम मिल जाए। ये दवाइयां लेते वक्त कुछ प्रिकॉशंस रखना जरूरी है, जैसे कि आप ये दवाई लेने के बाद ड्राइविंग ना करें, हैवी मशीनरी वाला मैकेनिकल वर्क, रिस्पॉन्सिबल वर्क ना करें क्योंकि इनसे नींद आने के चांस रहते हैं। और अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह के साथ में ये मेडिसिन का सेवन कभी भी ना करें। और पैरासीटामोल इसमें ऑलरेडी डला हुआ है, तो ये टैबलेट खाने के बाद आप अलग से बुखार का गोली या पैरासीटामोल क्रोसिन ना लें, वरना पैरासीटामोल की ओवर डोज हो जाएगी। फिर नाक अगर ज्यादा बंद है और ये लेने से आपको कुछ कम तो हो जाता है लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं होता है, तो सिनारेस्ट के वैसो कैप भी आते हैं, भाप लेने के कैप्सूल जो होते हैं वो आप गर्म पानी में डाल के आप उसका भाप भी ले सकते हैं, ताकि आपकी नाक जो नाक हो जाती है वो ठीक हो जाए और साइनसेस में जो कफ जमा है वो पिघल जाए। इसके अलावा सिनारेस्ट एलपी करके भी टैबलेट आती है, इसमें क्लोरफेनेरामाइन नहीं है। क्लोरफेनेरामाइन जो है वो बहुत नींद इंड्यूस करता है, तो उसका एडवांस वर्जन है सिनारेस्ट एलपी। तो इसमें लिवोसिट्राजिन डला है जो कि नॉन सेडेटिव है और सेफ है, जिसको आप लेके आप आराम से काम पे जा सकते हैं, तो ये टैबलेट भी ले सकते हैं। देन एक आती है सिनारेस्ट एएफ सिरप, इसमें क्लोरफेनेरामाइन तो है, साथ में इसमें मेंथोल है जो कि गले की खराश अगर है और गले में इन्फेक्शन है और गले में चुभन हो रही है तो उसके लिए इफेक्टिव है। और इसमें फिनाइल एफिरिन भी है जो डिकंजेस्टेंट है, नाक की चोकअप क्लियर कर देता है। और इसमें मेन है एक सोडियम सिट्रेट जो कि म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक मतलब आपके म्यूकस को तोड़ने वाला, अगर बहुत ज्यादा कफ है, बहुत गाढ़ा कफ है, तो सोडियम साइट्रेट जो है वो कफ को तोड़ता है और म्यूकोलाइटिक उसका एक्शन होता है। इसी कड़ी में अगली मेडिसिन है सिनारेस्ट ओडी। ये मुझे सबसे सेफ लगी अगर आपको फीवर नहीं है। ये केवल लिवोसिट्राजिन और फिनाइल एफिरिन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी नाक बंद है, चोकअप है, छींके आ रही है और पर आपको बुखार नहीं है तो ये दवाई ले ले।
तो इसमें पैरासीटामोल नहीं होने की वजह से अगर बुखार की कंडीशन नहीं है तो सेफ है। बाकी की दवाइयों में डिकंजेस्टेंट के साथ में पैरासीटामोल भी है, और अगर आप फीवर नहीं है तो फिर पैरासीटामोल लेने का मतलब नहीं है। तो सिनारेस्ट ओडी सेफ है। इसके अलावा अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी है कफ कोल्ड में या होम रेमेडी लेनी है तो तुलसी, लवंग, दालचीनी, काली मिरी, इनका उबाल के काढ़ा दिन में 3 बार आप पी सकते हैं। तो इससे बंद नाक में काफी आराम मिलेगा और कफ कोल्ड में आराम मिलेगा। अगर शास्त्रोक्त पैटर्न योग की बात करते हैं तो कफ कुठार रस आप ले सकते हैं, और अगर फीवर है तो महासुदर्शन वटी आप ले सकते हैं, और सीतोपलाधी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, ये कफ कोल्ड वायरल में काफी अच्छा असर दिखाता है। अगर बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है तो आप सीतोपलाधी या त्रिकटु के साथ अबरक भस्म मिला के ले सकते हैं। टंकन भस्म भी अगर त्रिकटु के साथ लिया जाए तो कफ का छेदन करती है, एक तरीके का म्यूकोलाइटिक है, तो आप टंकन भस्म भी त्रिकटु के साथ में ले सकते हैं। फिर हनी का सेवन आप कर सकते हैं, गुड़ और हनी को मिक्स करके आप ले तो इससे भी कफ काफी पिघलता है। देन पिपली चूर्ण आप ले सकते हैं। षट प्रहरी पिपली करके भी एक योग आता है जो काफी तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, तो कफ की समस्या को कम करता है, तो उसको आप हनी के साथ में ले सकते हैं। फिर भाप लेना बहुत जरूरी होता है। आप सादे पानी में की भी भाप ले सकते हैं या नीलगिरी का तेल डाल के भाप ले तो कफ पतला होके निकल जाएगा। विक्स या बाम या नीलगिरी का तेल छाती पे या पीठ पे लगा सकते हैं, इससे भी कफ कोल्ड में आराम मिलेगा आपको। अगर खांसी आती है तो आप वासारिष्ट ले सकते हैं, कनका आसव ले सकते हैं। तो ये अगर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए या गीली खांसी आने लगे तो उसमें ये काफी अच्छा वर्क करता है। और बहुत सारे आयुर्वेद में तो योग है, और आप घरेलू उपचार करना चाहे तो अदरक का जूस को पीस के हनी में मिक्स करके भी दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, उससे भी कफ कोल्ड में आराम मिलता है। तो ऐसे कई सारे बेसिक नुस्खे हैं जिसको आप 3 दिन या 4 दिन करें तो आपको सिम्टम्स में आराम मिल जाएगा। और वायरल डिसीज तो वैसे भी अपने आप ठीक हो जाती है, तो आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। मैंने ज्यादातर डॉक्टर्स को देखा है कि जो छोटी छोटी गोलियां दे देते हैं उनमें डेक्सामेथासोन भी दे देते हैं। डेक्सा टैबलेट सिम्टम्स को कम कर देती है, तो पेशेंट को अच्छा जल्दी लगने लग जाता है, लेकिन डेक्सा एक स्टीरॉयड है तो उसका काफी सारे साइड इफेक्ट है, और जो चीज यूं ही ठीक हो रही है तो उसके लिए स्टीरॉयड लेने की क्या जरूरत है। और मैं डेक्सा का यूज नहीं करती हूँ, और मुझे पर्सनली भी वो पसंद नहीं है, क्योंकि स्टीरॉयड का अनावश्यक उपयोग आपकी किडनी पे असर ही करता है। तो कफ कोल्ड के लिए फास्ट रिजल्ट के लिए लोग डेक्सा का इंजेक्शन भी लगा देते हैं, डेक्सा की टैबलेट भी दे देते हैं। तो आप जरूर देखिए डेक्सा का साइड इफेक्ट। तो डेक्सा के अनावश्यक यूज से आप बचें, और ज्यादातर ये ही सामान्य सी दवाइयां आप यूज करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और मेरी दूसरे वीडियो भी आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ।